अस्सलाम वालेकुम। मुख्तलिफ स्टूडेंट्स और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का ये ख्वाब होता है कि हम फॉरेन कंट्रीज में जाएं और वहां पे अपनी स्टडी को कैरी ऑन करें। और जब वो मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो उनको अच्छी तरह से गाइडेंस नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो अपने मुख्तलिफ ऐसे स्कॉलरशिप जिनमें भी जिस प्रोग्राम में भी वो अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें प्रॉपर अप्लाई नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको रिजेक्शन मिलती है। तो आज मेरे साथ इंजीनियर रज़ा अली मौजूद हैं, जिन्होंने पहले इससे भी पहले मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स विन कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने खास तौर पे किंग फाद यूनिवर्सिटी सऊदीया का जो है वो स्कॉलरशिप विन किया, जिसमें एक साल गुजारने के बाद इन्होंने जो है वो इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप विन किया और अब एक साल कंप्लीट कर चुके अपनी एजुकेशन का। अब पाकिस्तान आए हुए थे तो हमने इनको पकड़ लिया है। मुख्तलिफ पिछली वीडियोज में हम इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप के बारे में, बेसिक्स के बारे में हम जान चुके हैं। फिर आपने उसके लिए अप्लाई कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर हैं, आइट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, बाकी भी चीजें लाइक एसओपी। और खासतौर पे एसओपी पे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा क्योंकि इश्यूज का उन्हें सामना होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो फेस कर रहे होते हैं, उसके बारे में हमने डिटेल्स जानी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप के नाम से। रजा भाई ने हमें जो है वो उन तमाम चीजों के बारे में गाइड किया है, वो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप अपनी सीवी, एक प्रोफेशनल सीवी किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं किसी भी फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए, या पाकिस्तान में भी बाकी जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के ऐसे स्कॉलरशिप चंद यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनमें आपको सीवी या रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होता है, लेकिन ज्यादातर जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं, तकरीबन मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज आपकी रिकमेंडेशन लेटर और सीवी जो है वो रिक्वायर कर रही होती है। तो हम इनसे जानेंगे कि आपने अपनी सीवी किस तरह से तैयार करनी है और अपना रिकमेंडेशन लेटर जो है वो अपने टीचर से बनवाना है या खुद बनाना है, तो वो किस तरह से अपने तैयार करना है। तो रजा भाई कैसे हैं आप, पहले तो ये बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ स्टूडेंट्स, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि बहुत ज्यादा इश्यूज का उन्हें सामना करना पड़ता है, और खास तौर पे फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद जब फ्री होते हैं ना तो बस एकदम से, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि एकदम से धचका लगता है, क्योंकि जॉब्स अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं है, तो वो फॉरेन कंट्रीज में ये सोच रहे होते हैं कि हम जाएं वहां पे अपनी जो है वो स्टडी को कैरी ऑन करें। तो हमें बताइएगा कि इसमें जो है वो फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए सीवी कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, और साथ साथ रिकमेंडेशन लेटर पे भी हम आते हैं, और सीवी को बनाना किस तरह से, कितने पेजेस पे बनाना है, तो इसको थोड़ा सेलिब्रेट कीजिए। सीवी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जैसे हमने कहा एसओपी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज एसओपी भी आपके रिलेटेड है और इसी तरह सीवी की भी इंपॉर्टेंस है, और इसी वजह से ही है क्योंकि वो आपने पढ़ना है जाके तो आपके मुतल्लिक है, तो इसलिए उसकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और बनाने किस तरह है तो यूजली इसकी पेज लिमिट नहीं होती कोई भी। आप जितना आपको कंफर्टेबल फील होता है कि मैं जब जिस पे आपका दिल सेटिस्फाई करता है कि हाँ अब मैंने टोटली एक्सप्लेन कर दी हैं चीज़ें, चाहे वो 4 पेजेस बन जाएं, चाहे वो 5 बन जाएं, चाहे वो 2 बन जाएं, उतना आप कर दें, उसमें इसमें बिल्कुल कोई भी इशू नहीं। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट तो नहीं होती कि इतने पेजेस में हम जाएं या इतने पेजेस में ही रहना है आपने। हाँ नहीं, यूजली नहीं होता। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो वो लिखी होगी, अगर नहीं लिखी हुई तो फिर आप जितने मर्जी पेजेस की कर सकते हैं। बट मोस्टली ये होता है कि 3 से 4 पेजेस में ही जाते हैं ना। मोस्टली 3 से 4 या 2 से 3 पेजेस की होती है, इससे ज़्यादा बैचलर के स्टूडेंट की इससे ज़्यादा नहीं जाती अच्छा, होती। सीवी में मतलब मुख्तलिफ चीज़ें, एक तो पिक्चर के हवाले से बता दीजिएगा, ये बहुत डाउट पाया जाता है। लाइक पाकिस्तान में जो आप मुख्तलिफ जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं या आप मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे कुछ पिक्चर लगाते हैं, कुछ पिक्चर नहीं लगाते। तो इसके हवाले से, ये वैसे बेसिक चीज़ है, इसके बारे में बता दीजिए और फिर आगे चलते हैं हम कि किस तरह की पिक्चर लगानी चाहिए, अगर लगानी चाहिए, अगर नहीं लगानी चाहिए, तो ये चीज़ें आप डिस्कस करें। पिक्चर के लिहाज से, सीवी के लिहाज से मैं अक्सर ये कहता हूँ कि यू हैव स्पेस, तो आपने खुद देखना है कि आपकी चीज़ें रिपीट ना हो। अब पिक्चर आपने पहले भी सबमिट कर दी हुई है एक इन डॉक्यूमेंट्स के केस में, जब आपने डॉक्यूमेंट्स किए थे तो आपने पिक्चर हाँ, अपनी वहाँ पे सबमिट की थी। डॉक्यूमेंट्स पिक्चर चाहिए हाँ थी। पिक्चर चाहिए थी तब, तो अभी आपको सीवी में पिक्चर लगाने की जरूरत नहीं है मेरे मस्ट ख्याल नहीं से। है इसमें। हाँ मस्ट नहीं है। अगर उन्होंने अपना कोई टेम्पलेट दिया हुआ है और उसमें अगर कोई पिक्चर ऐसी की यूनिवर्सिटी जगह है है, जिसके लिए पहले जो है वो पिक्चर नहीं चाहिए, तो फिर लगाना मस्ट है यहाँ पे। फिर भी मेरा नहीं ख्याल चाहिए होती है। पिक्चर से किसी को कोई कंसर्न नहीं होता। अगर उन्होंने इन केस की यूनिवर्सिटी ने आपको टेम्पलेट दिया हुआ है और उसमें पिक्चर का बॉक्स बना हुआ है तो फिर आप अटैच करते हैं पिक्चर। अदरवाइज सीवी जो है वो आपका करिकुलम वाइटे है, यानी कि आपने किस तरीके से अपने थ्रू आउट योर लाइफ, असल में वो आपकी पूरी लाइफ की स्टोरी बता रही होती है कि आपने पूरी लाइफ में क्या किया अभी तक। तो इट इज़ मोर अबाउट अच्छा, यू। इसमें ज्यादातर किस चीज को एक्सप्लेन करना चाहिए? इसमें ज़्यादातर आपके मीन यानी कि एजुकेशन को, आपकी जो अचीवमेंट्स हैं उनको, सब या सब कुछ आपने एक्सप्लेन करना होता है। मेनली?
मेनली यानी कि मैं आपको थ्रू आउट डिवीजन बता देता हूँ। आप यानी कि आप फॉर एग्जांपल आप मास्टर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो पहले तो आप ऑब्वियसली बात है अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देंगे, नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल। एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि आप अपना लिंक्डइन एक्टिव रखें। अपने लिंक्डइन पे जो आपने अभी तक अचीवमेंट्स की हुई हैं अपने फील्ड के रिलेटेड वो अप टू डेट रखें, और लिंक्डइन की प्रोफाइल का लिंक भी दें, क्योंकि उससे फिर ये होता है कि जो आपको एवेल्युएट कर रहा होता है उसको ये लगता है कि ये झूठ नहीं बोल रहा, ये सच ही बोल रहा है, और कई बार वो चेक भी करते हैं, तो लाइक वो एक उनको श्योरिटी हो जाती है कि नहीं ये लाइक झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अक्सर मैं सीवीज़ देखता हूँ और मुख्तलिफ स्टूडेंट्स अच्छी भली क्वालिफिकेशन रखने के बाद भी लाइक अपनी ईमेल कुछ अजीब वर्ड्स में बना देते हैं। तो ट्राई करें कि अपने नेम से बनाएं, ऐसे ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही अपने नेम से बनाएं, ट्राई करें कि उसमें वर्ड जो नंबर्स हैं वो ना हो, क्योंकि अगर नंबर्स होते हैं तो फिर वो स्पैम में चली जाती है, तो लिहाजा ट्राई करें कि अपने नाम से होनी चाहिए ईमेल। अगर आपके पास इंस्टीट्यूशनल ईमेल है, अब अगर अभी आप अभी स्टूडेंट हैं और आपकी यूनिवर्सिटी वाली ईमेल काम कर रही है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी वाली ईमेल भी यूज़ कर सकते हैं, और बल्कि वो मैं रिकमेंड करूंगा यूज़ करना। मीन की यूनिवर्सिटी वाली ईमेल ही इस्तेमाल हाँ, करें। अगर आप ग्रेजुएट हो गए में हैं तो फिर ना करें, क्योंकि फिर पता नहीं है वो कब बंद हो जाएगी, तो लेकिन अगर आप अभी ग्रेजुएशन इन मतलब नए-नए प्रोसेस है, ग्रेजुएट हुए हैं या आप हाँ, ग्रेजुएशन चल रही है आपकी तो? तो फिर आप अपनी इंस्टीट्यूट वाली यूज़ अच्छा, करें। इसमें डाउट में नहीं पड़ने जाना कि हमने यहाँ पे लफ्ज़ बोला कि नए-नए ग्रेजुएट हुए हैं या ग्रेजुएशन चल रही है, क्योंकि रासमस मंडल स्कॉलरशिप के लिए आप अगर अभी तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं भी हुई तो आप पिछली वीडियो में हमने चूंकि बता चुके हैं कि होप सर्टिफिकेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगला पोर्शन आ जाता है आपका, यानी पहले आपकी जो ईमेल पर्सनल इंफॉर्मेशन आ गई, फिर पर्सनल आगे इंफॉर्मेशन, उसके बाद आप अपनी एजुकेशन ऐड करेंगे। एजुकेशन में आप लाइक मैट्रिक, इंटर और बैचलर्स ऐड करेंगे। उसमें आप ये लिखें कि आप जो रेलिवेंट कोर्स वर्क है ना आपका वो मेंशन कर दें, जो प्रोग्राम से रिलेट कर रहा है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। ये सिर्फ उसमें अचीवमेंट्स तो नहीं करनी ना नहीं नहीं, इंटर? उसमें नहीं, अचीवमेंट्स की अलग हेडिंग एंड पे आएगी, लेकिन इसमें रेलेवेंट कोर्स वर्क अगर आप मेंशन कर देते हैं किसी भी प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि रासुस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, तो इससे ये होता है कि जो आपको एवेलुएट कर रहा होता है उसको आइडिया हो जाता है कि इसने कुछ पढ़ा हुआ है इससे मीन रिलेटेड। के जो उसमें चीजें स्पेसिफिक करनी है उसमें मेनली, क्योंकि अक्सर ये होता है कि अपने ग्रेड, अपने नंबर सब कुछ उससे भर देते हैं। तो रजा भाई का आई थिंक सो कहने का मतलब ये कि यहाँ पे अपने जो दूसरे सब्जेक्ट पढ़े हैं मेनली उनको डिस्कस करें। उनको डिस्कस नहीं, उनके नाम लिखें, ताकि उनको जो आपको एवेलुएट कर रहा है उसको आइडिया हो कि इसने इसकी बेसिक्स जो है ना वो क्लियर है, तो इसको आता है। सही है। और उसके इसके बाद बाद आपका जो है ना वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आ जाएगा। अब आपने जो इंटर्नशिप्स की हैं ड्यूरिंग ग्रेजुएशन वो आ जाएंगी। उसको आपने एक्सप्लेन करना है कि मैंने इस इंटर्नशिप पे मैंने ये काम किया था और किस तरीके से किया था, उसमें मेरी क्या क्या लर्निंग हुई थी और उसकी जो आउटकम है वो क्या आई थी। एक इंटर्नशिप है, दो हैं, अच्छा, जितनी भी इसमें मोस्टली ये इंटर्नशिप्स भी हैं। तो कहा जाता है कि आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई करने जा रहे हैं उसके हिसाब से अगर कोई आपने इंटर्नशिप की हुई है तो उसको मेनली अगर डिस्कस करें तो हाँ, वो। बिल्कुल, अगर आपने 4-5 इंटर्नशिप्स की हुई हैं और तो ज़ाहिर-सी बात है आप वही इंटर्नशिप को ज़्यादा हाइलाइट करेंगे या ज़्यादा अच्छे तरीके से आपने सारा कुछ एक्सप्लेन करना है, लाइक उस इंटर्नशिप को आप सबसे पहले लिख दें, यानी कि प्रायोरिटाइज़ करें जो ज़्यादा रिलेट करती है। अगर आपने 4-5 की हुई हैं इंटर्नशिप्स, तो अब सीवी में इतनी पेज तो नहीं है, स्पेस तो नहीं है कि आप जो है ना वो उसको 8 पेजों की बना दें। तो आप जो है जो रिलेटिव इंटर्नशिप्स हैं आपकी, सिर्फ वो फिर मेंशन करें। 1-2 जो अगर रिलेटिव है वो मेंशन जॉब्स कर दें। भी उसमें आ जाती हैं और बिल्कुल, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में जॉब्स पहले आती हैं, फिर इंटर्नशिप्स आएँगी। इसके बाद आपकी पब्लिकेशंस, जो अगर आपने बीएससी में कोई पब्लिकेशन की हुई है, रिसर्च पेपर है आपका, वो मेंशन करें। उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है और वो आपको एक एज देता है, उसकी एक्स्ट्रा लाइक आपको लग जाता है कि इसको दिस पर्सन नोज़ हाउ टू रिसर्च। और इसके बाद अगर आपकी कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशंस हैं, वो मेंशन करें। कॉम्पिटिशन्स में बल्कि आपने इसमें मैंने सुना है कि मुख्तलिफ जो फॉरेन स्कॉलरशिप्स हैं खास तौर पर उनमें रिसर्च का काफ़ी जो है, अगर आपका रिसर्च पेपर है तो उसमें बल्कि आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा मार्क्स में जो है वो। बिल्कुल उसमें आपको एक्स्ट्रा एज देते हैं, तो इसलिए ट्राई करें, अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ट्राई टू पब्लिश, जो भी आपने अपना काम किया हुआ है उसको पब्लिश करने की कोशिश करें। और इसके बाद आपकी जो है ना वो कॉम्पिटिशन्स आपने जैसा लिया वो लिखें, अचीवमेंट्स लिखें अपनी जो आपने अपनी लाइफ में की हैं थ्रू आउट द लाइफ। अच्छा, इसमें हम एक चीज़ मेंशन करने में पहले भी हमें मेंशन तो पहले ही करनी चाहिए थी, बट इसमें सीवी में ही आ जाता है कि इसमें आपका जीपीए कितना एक मैटर करता है। जीपीए आपने ऑब्वियसली बात है, आपने जब आप एजुकेशन में अपने ग्रेड्स लिखेंगे तो आप उसमें जीपीए भी लिखेंगे।
जितना अच्छा CGPA होगा उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपके, क्योंकि GPA का भी एक इसमें परसेंटेज मिनिमम होती या है। कोई क्राइटेरिया होता है कि इतने अ, वाले अप्लाई कर सकते कुछ हैं? प्रोग्राम्स में होता है, ये सिर्फ इरास्मस के लिहाज से नहीं कह रहा, कुछ में लाइक 3 CGPA से कम वाले नहीं अप्लाई कर सकते। तो लेकिन फिर भी अगर आपके इसके भी अराउंड है तो आप ट्राई कर लें, मीन बाकी चीजें भी मिलनी है ना क्योंकि तुमको? सिर्फ CGPA डिसाइसिव नहीं होता, क्राइटेरिया नहीं होता। इसके अलावा आपके ओवरऑल प्रोफाइल जो है वो आपके मैटर करती है हमेशा। सिर्फ एक चीज़ जो है ना वो आपको, एक चीज़ अगर आपकी ओवरऑल प्रोफाइल अच्छी है, फॉर एग्जांपल आपका रिसर्च एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आपका जो है ना वो सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपका CGPA कम है, तो वो आपको सिर्फ CGPA की वजह से रिजेक्ट नहीं करेंगे। दे नो कि इसको पता है किस तरह रिसर्च करनी है, तो वो आपको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनका 3-3 CGPA है और उनको फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी मिली हुई है। अच्छा, इसमें आगे चलेंगे हम। अब जो है यहाँ पे आपकी यानी आपने जॉब की, आपने इंटर्नशिप की, आपने रिसर्च पेपर कोई पब्लिश किया, तो उसके बाद क्या चीज़, लाइक उस लैंग्वेजेस या बाकी उसके चीज़ें बाद जिसमें है? आप अपनी स्किल्स लिखें। स्किल्स में आप 3 किस्म की स्किल्स आपने ऐड करनी है। टेक्निकल स्किल्स, अब ये आपने वो वाली स्किल्स लिखनी है जो आपकी रिलेट करती हैं उस प्रोग्राम के साथ। इसी तरह कंप्यूटर स्किल्स या सॉफ्टवेयर स्किल्स, जो जो सॉफ्टवेयर आपको आते हैं वो लिखें। और एट द एंड सॉफ्ट इसकी स्किल्स, अलग से सब हेडिंग्स बना के लिखें या वैसे रैंडमली स्किल्स के पार्ट में ही डाल सकते हैं? स्किल्स के पार्ट में सब हेडिंग बनेंगी। सही है। और इसी तरह फिर आप सॉफ्ट स्किल्स लिखें, किस तरीके से आपने सॉफ्ट स्किल्स वो हासिल की। लाइक जैसे अगर आप सोसाइटीज में काम करते रहे यूनिवर्सिटीज में, उन सोसाइटीज के नाम लिखें, उनके प्रोजेक्ट्स में आप इन्वॉल्व रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स के नाम लिखें कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया था तो उधर से मैंने ये स्किल लर्न की है। ठीक है, तो आगे जो है, अच्छा इसके बाद आपका आई थिंक सो लैंग्वेजेस का आता है पोर्शन। इसके बाद आपका लैंग्वेजेस का है, और ये एंड होता है CV का कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। उसमें आप मेंशन कर दें कि लाइक जैसे हम पाकिस्तानी हैं तो उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है, नेटिव लिख दें। इसी तरह पंजाबी, अगर आप पंजाब से हैं तो पंजाब लिख दें कि पंजाबी मेरी नेटिव है। अगर आप KP के से हैं तो आप वो वाली लिख दें। इसी तरह, लाइक ये जो लाइक डिवीजन वाइज या हमारी सूबे वाइज लैंग्वेजेस हैं, इनको हाँ मेंशन करना अच्छी बिल्कुल, बात है या नहीं करनी चाहिए? हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल मेंशन करें उनको। और इसी तरह इंग्लिश को फिर मेंशन करें, और दैट्स ऑल। लेकिन ये है कि आपने झूठ नहीं लिखना। जितना आप झूठ लिखेंगे उतनी जल्दी वो फिर, क्योंकि जो आपको एवेलुएट कर रहा है वो कोई ही इज़ नॉट एन अनएक्सपीरियंस पर्सन, उसको बहुत एक्सपीरियंस होता है। खुद सोचें कि अगर आपको कोई सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स की बेस पे आपको स्कॉलरशिप दे रहा है या आपका इंटरव्यू ले रहा है, तो वो कोई आगे बच्चा तो नहीं है। ही उसको पता है कि ये अगर कोई लिख रहा है तो वो इतन या अगर आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिख दिया है, तो उनको पता होता है कि ये अचीवेबल ही नहीं है BSc में। वाली सी बात है, उनको इतने कंट्रीज के बच्चों से पाला पड़ रहा होता है, हाँ, तो वो सारी तो चीजें। सच लिखें, और जो जो आप लिख रहे हैं उनके सर्टिफिकेट्स भी अटैच करें साथ। मीन के उसको कल आपको अगर एक्सप्लेन करना पड़े तो फिर वो एक्सप्लेन भी कर पाए आप ना। बिल्कुल, क्योंकि वो आपका इंटरव्यू भी लेंगे, तो अगर आप झूठ लिख के इंटरव्यू तक स्टेज तक आ जाते हैं तो इंटरव्यू में उनको पता चल जाएगा फिर। इसमें ठीक है, आई थिंक सो सीवी की जो मुख्तलिफ चीजें हैं हमने उसमें डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। अब हम चलते हैं रिकमेंडेशन लेटर की तरफ। तो रिकमेंडेशन लेटर पहले बता दीजिए कि होता क्या है, फिर हमने बनाना कैसे, और बाकी चीजें भी। रिकमेंडेशन लेटर, ये आपके जो BSc में टीचर्स होते हैं, रिकमेंडेड वो रिकमेंडेशन लेटर नाम से वो आपको रिकमेंड कर रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए कि ये बच्चा अच्छा बच्चा है, इसको आप एडमिशन दे दें। ये सिंपल सी इसकी जो डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ तो ये होगी। अब आप प्रेफर ये करें कि आप उन टीचर्स से लें जो जिनके साथ आपने काम किया हुआ है। अगर आपने लाइक कोई थीसिस किया प्रोजेक्ट है, किया है। अगर आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया हुआ है या कोई और प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो आपने इसमें सुपर, मस्त तो नहीं है कि उसी टीचर से? जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छा होता है कि वो मैं, क्योंकि वो फिर मेंशन भी करेंगे कि मैंने इसके साथ काम किया हुआ है, मैंने इसको सुपरवाइज किया है, तो आई नो कि ये किस तरह का इंसान है और इसकी टेक्निकल स्किल्स क्या हैं। अब रिकमेंडेशन लेटर में वो आप टीचर आपका क्या मेंशन करेगा, वो मोस्टली बच्चे खुद ही लिखते हैं, टीचर सिर्फ सेंड करता है। तो आप अपना CGPA लिखें, बताएं कि इस टीचर ने आपको क्या क्या पढ़ाया हुआ है, इस टीचर का आपके साथ रिलेशन है तो किस तरह का था, लाइक सुपरवाइजर था, को सुपरवाइजर था, या इसने आपको लैब्स करवाई थी क्या, किस तरह का था। और सुपरवाइजर था तो प्रोजेक्ट का टाइटल लिखे कि मैंने ये वाला प्रोजेक्ट इस टीचर के साथ किया था, उसके मेरे रिजल्ट, यानी कि क्योंकि ये टीचर बता रहा है ना अपनी अच्छा, ये बात। रासमस मेंडल स्कॉलरशिप के लिए जब रिकमेंडेशन लेटर बनवाते हैं, क्योंकि मैंने ये चीज भी देखी है कि कभी आपको खुद जो है वो लेके
खुद उसकी कॉपी सॉफ्ट फॉर्म में अपलोड करनी होती है, कभी टीचर्स खुद जो है वो अपलोड करते हैं उनकी वेबसाइट पे जाके, तो ये क्या प्रोसेस होता है? ये वैरी करता है प्रोग्राम टू प्रोग्राम। कुछ प्रोग्राम्स में आप जो है खुद अपलोड कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके टीचर को लिंक जाता है, आप सिर्फ लिंक सेंड करते हैं, आपके टीचर को लिंक जाता है और मीन आप आपका अपने टीचर, रिकमेंडेशन लेटर पे टीचर की इन्फॉर्मेशन पुट कर देते हैं पहले, हाँ, यानी कि वो या आपसे इंफॉर्मेशन ले लेते हैं ठीक है। और ईमेल एड्रेस ले लेते हैं। जब आप उनको एंटर करते हैं तो आपके टीचर को ईमेल जाती है कि सही। ये बच्चा कह रहा है कि आपने इस बच्चे के लिए रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करना है, तो फिर वो टीचर के पास अवेलेबल होगा तो वो साइन करके अपलोड कर देगा। अच्छा, इसके सैंपल वगैरह अब बच्चों को तो ये नहीं मतलब आइडिया होता कि पहले सीवी का तो चलो कुछ थोड़ा बहुत आइडिया होता है, फिर सीवी का भी एक प्रोफेशनल सीवी बनानी है तो उसके सैंपल या उसकी गाइडेंस कहाँ से मिल सकती है, और ख़ास तौर पे जो रिकमेंडेशन लेटर है, क्योंकि सीवी अक्सर जो है जॉब्स के लिए पाकिस्तान में भी चाहिए होती है, रिकमेंडेशन लेटर जो एक नई चीज़ लगती है, तो उसका सैंपल और वो चीज़ें कहाँ से बच्चे हासिल करें? इनके सैंपल्स आपको मिल जाएंगे। जो स्कॉलरशिप्स के ग्रुप्स हैं उनमें बड़े होते हैं सैंपल्स, उनमें टोटल गाइडलाइंस भी होती हैं डॉक्यूमेंट फॉर्म में कि किस तरह आपने बनाना है, क्या क्या चीज़ें लिखनी हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं लिखनी, तो आपको उधर से मिल जाएंगे। और टीचर्स भी तो गाइड कर देंगे ना, अगर हाँ, टीचर से आपके किसी ऑब्वियसली बात है, आपके टीचर्स भी गाइड करेंगे जो आपके डिपार्टमेंट में हैं, और इसी तरह लाइक ये मिल जाते इसमीन हैं। कि आजकल सोशल मीडिया जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है ना सोशल मीडिया के, उस पे अगर आप एक्टिव रहते हैं और वहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो खास तौर पे शेयर की जाती हैं, जैसे रजा भाई ने बताया कि फेसबुक पे मुख्तलिफ पेजेस बने हुए हैं, यहाँ तक कि कुछ के नाम भी पिछली वीडियोस में रजा भाई मेंशन कर चुके हैं, बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो में भी आपके साथ वो उन ग्रुप्स के स्पेसिफिकली एक दो ग्रुप्स के नाम जरूर मेंशन कर दें जिनको आप जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें अपनी CV SOP वहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन दी होती हैं और सीनियर गाइड भी कर रहे होते हैं, तो एक दो ग्रुप वहाँ पे मेंशन कर दें। पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग, स्कॉलरशिप कॉर्नर, इरास्मस फंडर्स एसोसिएशन पाकिस्तान, ये फेसबुक ग्रुप्स हैं। इसी तरह व्हाट्सएप ग्रुप्स भी होते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, कितना आप सर्च आउट करेंगे उतना ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा। इट्स मीन कि आप अपनी चीजें इंप्रूव कर सकते हैं। मीन कि आप अगर हाईली पेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको इन चीजों को अच्छे तरीके से लेके चलना होगा। लाइक आप अपनी SOP बना रहे हैं, CV बना रहे हैं, हाँ, इसके अलावा आइट्स की तैयारी करनी है और उसको देना है, और फिर आपने उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, और फिर आपका रिकमेंडेशन लेटर है, ये सारी चीजें जो है वो आपने पहले अच्छे तरीके से बनानी है, उन पे टाइम लगाना है। जैसे रजा भाई ने बताया कि ये कोई एक दो दिन का काम नहीं है, कि क्योंकि आप हाईली पेइंग स्कॉलरशिप की तरफ जा रहे हैं, और कोशिश भी यही करें, क्योंकि अगर आपने बैर स्टडी के लिए जाना है तो कोशिश करें अच्छे से अच्छे स्कॉलरशिप की तरफ जाएं, और अच्छे से अच्छे स्कॉलरशिप की तरफ आपका रुझान जब बढ़ रहा है तो आप उसको विन कैसे करेंगे, तो वो तब विन कर पाएंगे ये तब जब आपकी ये तमाम चीजें जो है वो अच्छी होंगी। ठीक है, अप्लाई करते हुए आप अप्लाई करते हुए डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करेंगे उनको अच्छी तरह से आपने गो थ्रू किया होगा, अपने टीचर से उस पर इंप्रूवमेंट्स लाई होंगी, तो तब जाके आप उस स्कॉलरशिप के लिए जो है वो एल होंगे। तो मजीद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे रजा भाई को इन्वॉल्व करके आपके कमेंट्स का जो है वो जवाब दे। पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो वो आप जाके इसी चैनल की प्लेलिस्ट इरास्मस फंडर्स स्कॉलरशिप पे जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल, शुक्रिया।